दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे थारू जनजाति। उत्तराखंड में हम जौनसारी भोटिया जाति पढ़ चुके हैं, उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। अगर उनको देखना है तो आप पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति के विषय में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्पत्ति की, कि जो थारू शब्द है, थारू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, या थारू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो थारू शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है ठहरा हुआ। थारू शब्द का क्या अर्थ है? ठहरा हुआ। यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि ये शाब्दिक अर्थ किस बुक में लिखा है या कहां लिखा है, तो अवध गजेटियर, अवध गजेटियर के अनुसार थारू शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहरा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं थारू। थारू शब्द की उत्पत्ति तरुआ। थारू शब्द की उत्पत्ति तरुबा, तरुबा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है भीगना। थारू शब्द की उत्पत्ति तरुआ से मानी जाती है, जिसका अर्थ है भीगना। नेक्स्ट क्रुक, इतिहासकार है क्रुक ने थारू शब्द की उत्पत्ति दारू से मानी है। क्रुक ने थारू शब्द की उत्पत्ति दारू से मानी है, क्योंकि ये लोग शराब का सेवन अधिक करते थे। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थारू शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो तरुआ, जिसका अर्थ होता है भीगना। क्रुक ने थारू शब्द की उत्पत्ति दारू से मानी है, जिसका अर्थ है शराब का सेवन ये अधिक लोग किया करते थे। नेक्स्ट है नॉवेल्स। नॉवेल्स भी एक इतिहासकार है। इसने थारुओं को थारूबा, इसने थारुओं को थारुआ कहा है, जिसका अर्थ है चलने वाला। ये थे थारू की उत्पत्ति के विषय में कुछ कथन, कि थारू का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहरा हुआ। कहां से पता चलता है? अवध गजेटियर के अनुसार थारू शब्द का शाब्दिक अर्थ ठहरा हुआ है। थारू की उत्पत्ति तरुआ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भीगना। नेक्स्ट बात करें क्रुक के अनुसार थारू शब्द की उत्पत्ति दारू से हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग, थारू समुदाय के लोग, शराब का सेवन अधिक किया करते थे। नॉवेल्स ने थारुओं को थारुआ कहा है, जिसका मतलब है चलने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं थारू उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है उत्तराखंड में? थारू। ठीक है, उत्तराखंड में पहले नंबर पे कौन सी जाति है, जनजाति? तो थारू। थारू को मलेरिया प्रूफ, थारू जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव कहा गया है। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पे ये रहते थे, जिस दलदली स्थान पे ये रहते हैं, वहां पे मलेरिया होने का खतरा ज्यादा रहता है और इनको नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको मलेरिया प्रूफ मानव कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आवास की। दोस्तों, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो इनको नोट्स करते चलेंगे, लगातार लिखते चलेंगे। शब्द है आवास, अर्थात थारू जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। मेनली ये उधम सिंह नगर,
उत्तराखंड के जो 13 जिलों में से एक तराई जिला है उधम सिंह नगर, उनके कुछ नगरों में किच्छा, खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज, इन स्थानों पर रहते हैं। यदि गांव की बात करूं तो टोटल गांव इनके 141 गांव में थारू जनजाति के लोग निवास किया करते हैं। थारू लोग अपने आवास के सामने, जो इनका घर होगा, अपने आवास के सामने एक मंदिर का निर्माण करते हैं। थारू जनजाति के लोग अपने घरों के सामने मंदिरों का निर्माण करते हैं और ये प्रश्न UKSSC द्वारा 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। ध्यान रखें कि किस जनजाति के लोग अपने घरों के सामने मंदिरों का निर्माण करते हैं, तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजाति पर। थारू मंगोल प्रजाति के लोग हैं। इनको किरात का वंशज, किरात वंशज इनको माना जाता है। थारू मंगोल प्रजाति के हैं, इनको किरात वंशज माना जाता है, लेकिन ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, तो आंसर क्या होगा? थारू। नेक्स्ट चर्चा करेंगे सामाजिक संरचना पर। सामाजिक संरचना में थारुओं की जो शाखाएं हैं वो 3 हैं। उत्तराखंड में थारुओं की 3 शाखाएं हैं। यदि मैं उपशाखा की बात करूं, थारुओं की 26 उपशाखा हैं। पूरे उत्तराखंड में थारुओं की 26 उपशाखा हैं, जिनमें से बोक्सा प्रमुख है। बोक्सा किसकी उपशाखा है? थारू जनजाति। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट होगा कि बोक्सा किस जनजाति की उपशाखा है, तो थारुओं की। अगली बात करें तो थारुओं में जो गोत्र या घराने होते हैं उनको कुरी कहा जाता है। जो गोत्र या घराने होते हैं उसको कुरी कहा जाता है और 3 कुरी इनमें मानी जाती हैं। सबसे पहले बड़वाया, उसके बाद बट्ठा और तीसरा है रावत। गोत्र या घराने को थारुओं में कुरी कहा जाता है। 3 प्रकार के कुरी पाए जाते हैं, बड़वायक, बट्ठा और रावत। इनमें सबसे उच्च जो माना जाता है वो बड़वायक को माना जाता है। सबसे उच्च कुल या गोत्र किसका माना जाता है? बड़वायक का। थारुओं में पहले बदला विवाह था। ये लोग बदला विवाह इनमें प्रचलित था, परंतु वर्तमान समय में इनमें विवाह की 3 टिकठी प्रथा प्रचलित है। पुराने समय में बदला विवाह हुआ करता था थारुओं में, वर्तमान समय में 3 टिकठी प्रथा। सगाई की रस्म को ये लोग अपना पराया या दिखनौरी। थारू जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया या दिखनौरी, विवाह तय किए जाने को पक्की पौड़ी
विवाह तय किए जाने को पक्की पौड़ी तथा विवाह की तिथि निश्चित किए जाने को विवाह तिथि निश्चित किए जाने को बात कट्टी कहा जाता है। सगाई की रस्म को अपना पराया या दिखनौरी, विवाह तय किए जाने को पक्की पौड़ी, जबकि विवाह की तिथि निश्चित किए जाने को बात कट्टी कहा जाता है। विवाह से एक दिन पूर्व ये लोग भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। विवाह से एक दिन पूर्व थारू समुदाय के लोग भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। जब लड़की स्थायी रूप से पति के घर आती है, जब लड़की स्थायी रूप से पति के घर आती है तो इस रस्म को चाला पत्नी के स्थायी रूप से पति के घर आने को चाला कहा जाता है। यदि किसी स्त्री का चाला ना आए या पति मर जाए, यदि किसी स्त्री का चाला ना आए या पति मर जाए तो उसके पिता को, तो लड़की के पिता को, पूरी बिरादरी को लठ भरवा भोज का आयोजन कराना होता है। यदि किसी लड़की के चाला ना आए या उसका पति मर जाए तो लड़की के पिता को लठ भरवा भोज का आयोजन कराना होता है। थारू समुदाय में दो प्रकार के विधवा विवाह भी हैं। नंबर 1 है चुटकटा, दूसरा है उठान। थारू समुदाय में दो प्रकार के विधवा विवाह भी हैं। पहला है चुटकटा और दूसरा है उठान। चुटकटा में यदि विधवा अपने दूसरे पति को, जो चुटकुटा विवाह है इसमें क्या होता है, विधवा अपने दूसरे पति को ससुराल में अर्थात पहले पति के घर रख लेती है। जबकि उठान विवाह में जो विधवा से विवाह का इच्छुक व्यक्ति होता है वो पूरे समुदाय की पारस्परिक सहमति से अपने घर ले जाता है। तो दो प्रकार के विधवा विवाह थे, चुटकुटा और उठान। चुटकुटा में जो विधवा है वो अपने दूसरे पति को अपने ससुराल में रख सकती है, जबकि उठान में विधवा से विवाह का जो इच्छुक व्यक्ति होता है वो समुदाय की पारस्परिक सहमति से अपने घर उस विधवा को ले जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लड़के के विवाह में
लड़के के विवाह में भुइया, भुइया रोटी, कच्ची रोटी और हल्दी रोटी। थारू समुदाय में जो लड़कों का विवाह होता है उसमें भुइया रोटी, कच्ची रोटी और हल्दी रोटी के नाम से अतिथियों को भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट, आजीविका। थारू समुदाय के लोग आजीविका के लिए मुख्यतः खेती करते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है आजीविका के लिए वो खेती है, लेकिन दूसरा प्रमुख कार्य मछली का शिकार करना है। थारू समुदाय का प्रमुख कार्य आजीविका के लिए खेती करना है, परंतु दूसरा प्रमुख कार्य मछली का शिकार करना होता है। ये लोग वनों में आखेट किया करते हैं। थारू समुदाय के लोग वनों में आखेट करते हैं, जिसको खाबर कहा जाता है। थारू समुदाय के लोग वनों में आखेट करते हैं, जिसको खाबर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें धर्म की। थारू समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें ये लोग जो इनके प्रमुख देवता हैं, थारू समुदाय के प्रमुख देवता या ईष्ट देवता खड़गाभूत और पछावन है। थारू समुदाय के इष्ट देवता खड़गाभूत और पछावन है, जबकि कोरोदेव, कलवा और रावत, कोरोदेव, कलवा और राकत पशुओं के रक्षक देवता हैं। हिंदू धर्म को थारू जनजाति मानती है। इनके इष्ट देवता खड़गाभूत और पछावन है। कोरोदेव और कलवा और राकत जो हैं वो पशुओं के रक्षक देवता है। नेक्स्ट बात करेंगे भोजन की। भोजन में बात करें तो थारू समुदाय का जो मुख्य भोजन है वो मछली चावल है। चावल को ये लोग भूनकर और उबालकर खाते हैं। इनके प्रातः काल के भोजन को कलेवा। थारू समुदाय के लोग 3 बार दिन में भोजन किया करते हैं, जिसमें प्रातः काल के भोजन को कलेवा, दोपहर के भोजन को मिंगी, जबकि सायंकाल के भोजन को थारू समुदाय के लोग प्रातःकाल कलेवा करते हैं भोजन, दोपहर को मिंगी, जबकि सायंकाल के भोजन को इनके बेरी कहा जाता है। ये लोग स्वयं निर्मित शराब पीते हैं।
इस शराब को जाड़ कहा जाता है। जो विवाह या उत्सवों के दौरान पी जाती है स्वयं निर्मित शराब थारुओं के द्वारा, वो जाड़ कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट चर्चा करेंगे हम त्योहार पर। थारू समुदाय का प्रमुख त्योहार बजहर है। थारू समुदाय का प्रमुख त्योहार बजहर है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू समुदाय के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं होली को। ये लोग होली को 1 माह 8 दिन तक मनाते हैं। अर्थात इनमें जो होली होती है वो 2 प्रकार से मानी जाती है, जिंदी होली और मरी होली। शिवरात्रि से होलिका दहन तक शिवरात्रि से होलिका दहन तक की होली को जिंदी होली कहा जाता है, जबकि होलिका दहन से अगले 8 दिन तक जो होली खेली जाती है उसको मरी होली कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जिंदी होली या मरी होली किस जनजाति का त्योहार है, तो थारू जनजाति का। नेक्स्ट बात करते हैं चरई पर्व। चरई पर्व भी थारू जनजाति का त्योहार है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी और अब आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लें, ध्यान से देखें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा।